अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और उसमें मैंने कुछ आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट्स, आज वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन जो 6 तक थे यहाँ तक डिस्कस किया था, जो 3 टाइम्स बोर्ड के पेपर्स में, डिफरेंस बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इम्पॉर्टेंट है, 8 टाइम्स बोर्ड के डिफरेंट पेपर में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हम अभी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इस वीडियो में मैं इस वक्त चैप्टर 11 के एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट, उनको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 के जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो पास्ट पेपर में पूछे जा चुके हैं चैप्टर्स के अंदर से, उसको डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो की अपडेट जो मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जैसे जैसे न्यू वीडियोस से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड आती हैं, आपको मिलती जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर स्टेटमेंट उसकी कुछ इस तरह से है: इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कहता है, क्या ये मुमकिन है हम इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, पहली तो बात ये है कि इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल वर्क का नाम भी दे सकते हैं, सिंपल वर्क भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, के आंसर में आपने पहले तो यस लिखना है, ऐसा पॉसिबल है। आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब हम गैस वगैरह को हीट देते हैं और उसके बाद हीट देने के बाद उसकी हीट की सप्लाई हम बंद कर देते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल की अपनी ही इंटरनल एनर्जी होती है। आप लोग सब जानते हैं गैस मॉलिक्यूल की अपनी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है, जिस वजह से गैस जो है वो जो पिस्टन होता है ऊपर सिलेंडर के, उसको एक्सपैंड करती है खुद ब खुद ही, जिसे हम कहते हैं आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। यानी हम उसमें कोई वर्क नहीं कर रहे, बल्कि गैस वर्क कर रही होती हैं वहाँ पर हमारे लिए। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है। अब लेकिन यह भी याद रखिएगा बच्चे, जब पिस्टन मूव करेगा ऊपर की तरफ तो गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी और टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो उसके लिए हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। तो चलिए ज़रा आंसर में यस पहले लिखा है, इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वर्क इन आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है जिसमें ऐसा होता है, द गैस डज वर्क एंड पिस्टन मूव इन अपवर्ड एंड इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। यही बातें मैंने अभी की हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है, W इज़ इक्वल टू माइनस डेल यू। ये इसका फार्मूला होगा, क्योंकि ये फार्मूला स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमने डिराइव किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता था? Q इज़ इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू तो क्या है? ज़ीरो, क्योंकि आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है या आइडियाबैटिक प्रोसेस में आप सबको पता है हम ना सिस्टम से हीट लेते हैं ना सिस्टम को हीट देते हैं, तो लिहाजा हीट जो थी वो ज़ीरो थी। तो बाकी हम जब डेल यू को इक्वल से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। एग्जाम्पल उसने पूछा था, कहता अगर ऐसा है तो एग्जाम्पल दे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई, गैस कैन बी लिकोफाइड बाय दिस प्रोसेस। इसके अलावा भी आप और भी बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं और ये आपके लिए, आप तलाश करो उसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, एक एग्जांपल दे दी काफ़ी है इतनी जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कार्नेट इंजन वाला टॉपिक भी पढ़ा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ा। हम हाई टेम्परेचर से हीट लिया करते हैं, मीन इनपुट लेते हैं, उसका कुछ पार्ट वर्क में चेंज हो जाता है और बाकी जो लॉस होता है जिसे हम कहते हैं या रिजेक्ट कर दिया जाता है लो टेम्परेचर की तरफ। लो टेम्परेचर का मतलब था हमारा एटमॉस्फेयर,
लो टेम्परेचर याद रखिएगा हमारा एटमॉस्फेयर होता है। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में हमें पूछा है क्या ये पॉसिबल है कि हम ऐसा कोई हीट इंजन डेवलप करें जो हीट एक्सपेल ही ना करे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर मीन्स लो टेम्परेचर की तरफ कोई एक्सपेल ही ना करे, मीन लॉस हो ही ना, जितनी हमने इनपुट ली सारी की सारी वर्क डन में चेंज हो जाए। तो स्टूडेंट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये कह चुका है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट वर्क। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायलेशन होगी। तो आंसर इसका लिखा है नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ द वायलेशन, ये मुखालफत होगी ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ thermodynamics it is not possible to construct a heat engine that will not expel heat into the atmosphere। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एक बात और ये याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स सोचते होंगे यहाँ पर कि इन क्वेश्चंस बनाने का मकसद क्या है, ये तो हमें डिफरेंट की बुक से ही मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स माइंड में रखिएगा बात कि आपको बेशक मिल जाएंगे की बुक से ही, लेकिन मैंने एक तो इनको अपनी ही वर्डिंग में यानी कि इजी वर्डिंग में करके लिखा है कि नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं जो जस्ट पास होना चाहते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो भी अगर इनको पढ़े, इन वर्डिंग को पढ़े तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये डिफरेंट की बुक से आप करते हैं याद, वो भी ठीक लिखे हुए हैं, कोई उनमें मिस्टेक या गलती मैं नहीं कहता कि गलत है वो, बट उनमें कई जगह पे काफ़ी थोड़ी वर्डिंग ऐसी आ जाती है कि बच्चों की समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैंने उन वर्डिंग को चेंज करके ये कुछ अपनी ही वर्डिंग में लिख दिए हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, और उसमें क्या था, थर्मोस फ्लास्क कंटेनिंग मिल्क। एक थर्मोस फ्लास्क है जैसे वो पानी वाली बॉटल यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स पीने वाली, वो मिल्क है उसमें एज अ सिस्टम, और वो सिस्टम बन गया एक, इज़ शेकन रैपिडली, और उसको हिलाया जा रहा है तेज़ी से। डज द टेम्परेचर ऑफ मिल्क राइज, तो क्या मिल्क का जो टेम्परेचर राइज़ करेगा? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल टेम्परेचर राइज़ करेगा। देखें जब आप थर्मोस फ्लास्क में उसको हिलाएंगे, उसको घुमाएंगे आप लोग, ठीक है, तो फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा बिटवीन, किनके दरमियान होगा फ्रिक्शनल इफेक्ट? यहाँ पर फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा मिल्क जो है उनके मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ द कंटेनर। ये जब दोनों एक शेकन करेंगे आप तो वो उनकी फ्रिक्शनल इफेक्ट वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आप सब जानते हैं जहाँ पे फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो उधर हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। और इसके लिए यहाँ पर उसने लिखा, आंसर पे हम चलते हैं, यस लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क राइज, टेम्परेचर ऑफ द मिल्क राइज करेगा। जैसे कि रिलेशन शो किया हुआ है, ये हमने जब टॉपिक पढ़ा था प्रेशर ऑफ अ गैस उसमें भी डिस्कस किया था कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर टी यहाँ पर टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स पे वहाँ पे हमने कंसिडर किया था, बट याद रखिएगा यहाँ पे हमने मिल्क जो है उसके मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब हम इसमें सिंपल सी बात आप देखें यहाँ पर इसके आंसर में गौर करें, व्हेन वी शेक थर्मोस फ्लास्क रैपिडली then due to frictional effect between molecule of milk and the wall of the thermos flask the heating effect is produced, so the kinetic energy of the milk increase then the temperature is also increase। तो ये रिलेशन से ही क्लियर हो जानी चाहिए बात यहाँ पर आप लोगों को कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी है। तो जब आप थर्मोस फ्लास्क को शेक करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है, जो मिल्क के मॉलिक्यूल है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर उनका क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है जी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास 10 वाला, उसकी स्टेटमेंट्स, और स्टूडेंट्स ये साथ साथ देखते भी जाइएगा ज़रा कि ये 6 टाइम जो 9 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है 6 टाइम डिफरेंस बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है अब तक। इससे आगे स्टूडेंट्स हमारे पास 10 वाला क्वेश्चन है। 10 वाला क्वेश्चन 9 टाइम्स बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, और उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम when an air conditioner is left running on the table in the middle of the room। तो स्टूडेंट्स इसमें उसने कहा है कि हम एक एयर कंडीशनर को रूम के मिड में यानी कि रूम के दरमियान में रख के उसे चलाकर छोड़ देते हैं, तो उसके रूम का जो टेम्परेचर है उस पर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स एक तरफ हम देखें तो रूम के टेम्परेचर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि एयर कंडीशनर इनसाइड रूम के कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो एक हमने बाहर ना छत पे को बॉक्स सा रखा होता है, डब्बा सा एक, वहाँ से हीटिंग इफ़ेक्ट भी फेंक रहा होता है बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन इस क्वेश्चन में वो कहता है कि हमने अब वो जो बॉक्स सा था जो हीटिंग इफ़ेक्ट बाहर एटमॉस्फेयर में फेंकता है वो हमने अब रूम में ही रख देना है।
यानी पूरा एयर कंडीशनर जोड़ के उसको सेटिंग बना के और मिड ऑफ द रूम रख देना है। तो क्या होगा, जितना वो उस रूम में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा उतना ही वो हीटिंग इफेक्ट भी तो वहाँ पर फेंक रहा होगा। तो लिहाजा रूम के टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं, इसे डीपली थोड़ा स्टडी करें, तो रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा, जिसे हम कहेंगे स्लाइटली, इंक्रीज़ करेगा। वो किस वजह से इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स एयर कंडीशनर जब चलता है तो कंप्रेसर उसमें जो होता है वो वर्क कर रहा होता है साथ साथ, तो कुछ एक्स्ट्रा जो हीट है वो कंप्रेसर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, मामूली सा जिसे हम कह सकते हैं। तो यही उसका आंसर लिखा है। क्या कहता है, द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल नॉट डीक्रीज बट इंक्रीज स्लाइटली। डिक्रीज तो नहीं करेगा बट थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। आगे हमें एक्सप्लेनेशन बता रहा है कैसे। व्हेन एन एयर कंडीशनर इज रनिंग एट द मिडल ऑफ द रूम इज प्रोड्यूस कूलिंग एंड रिजेक्ट हीट इन द सेम रूम, और हीट भी तो उसी रूम में रिजेक्ट कर रहा है। सो द टेम्परेचर ऑफ द रूम रिमेन कांस्टेंट बट ड्यू टू वर्किंग ऑफ कंप्रेसर सम हीट इज प्रोड्यूस इन द रूम, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द रूम इंक्रीज स्लाइटली। यही वजह थी कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है रूम का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी, इफ़ सो गिव एन एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन 11, वैसे मुझे इसका आंसर तो नहीं करवाना चाहिए अब आपको, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमारे पास रिवर्स है। किसका भला, क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 में कहता था इंटरनल एनर्जी हमने चेंज करनी थी मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब इंटरनल एनर्जी वर्क में चेंज करनी थी। अब वो कहता है, क्या हम यहाँ पर देखें 11 क्वेश्चन पे कि मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, यानी वर्क को हम हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यस, ऐसा पॉसिबल है। साथ उसने पूछी है इफ़ सो गिव एन एग्जांपल, तो मिसाल भी दें। तो ये क्वेश्चन भी कोई 6 टाइम बोर्ड्स के डिफरेंट पेपर में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स ऐसा पॉसिबल है, इट कैन बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी। आइसोथर्मल कंप्रेशन, हमने ये जब टॉपिक कार्नेट साइकिल वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 4 स्टेप थे उसके, वहाँ पर डिस्कस किया था ये, कि जब हम गैस को ऊपर कोई लोड रख के उसे कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस होने से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब करीब आते हैं तो उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से वहाँ पर हीट जनरेट होती है, क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। तो लिहाजा हम कहते हैं कि जो हमने वर्क किया था, जो लोड रखा था सिलेंडर के ऊपर, वो हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो यही लिखा है स्टूडेंट यहाँ पर, इन आइसोथर्मल कंप्रेशन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू हीट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। और फिर कहता है एज वी नो दैट द प्रोसेस इज आइसोथर्मल सो द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। देन द इंटरनल एनर्जी इज़ ज़ीरो, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी हमारे पास। तो फिर हम ज़ीरो पुट कर देंगे, तो लिहाजा स्टूडेंट्स देखें ज़रा, Q इज़ इक्वल टू W हो जाएगा हमारे पास, यानी कि जितना आप वर्क करेंगे वो सारा का सारा अपीयर हो जाएगा उसके हीट की फॉर्म में। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास 12 क्वेश्चन है, इसका इंपॉर्टेंट है 12 क्वेश्चन भी, 11 टाइम्स बोर्ड के पेपर्स में पूछा जा चुका है। डज एनोट्रॉपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन। एनोट्रॉपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी फ्रिक्शंस की वजह से। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा तो सिस्टम में डिसऑर्डरनेस आएगी, और डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम को ही एनोट्रॉपी हम कहते हैं। यानी डिसऑर्डर आएगा सिस्टम में तो एनोट्रॉपी इंक्रीज़ करेगी। तो फ्रिक्शन की वजह से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एनोट्रॉपी क्या करेगी, इंक्रीज़ ही करेगी। द एनोट्रॉपी ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन। हम ये एनोट्रॉपी का फार्मूला जानते हैं, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी। अगर यहाँ पर स्टूडेंट गौर करें ना, वैसे अगर हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट भी कर दें तो डेल एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल क्यू बनेगा। अब फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से हीट इंक्रीज़ करेगी तो एनोट्रॉपी इंक्रीज़ कर जाएगी। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पर, ड्यू टू फ्रिक्शन सम मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड हीट इज़ एडेड टू अ सिस्टम। तो सिस्टम में हीट ऐड हो जाएगी, यानी सिस्टम की हीट जो थी वो बढ़ेगी। हैंस द एनोट्रॉपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। तो एनोट्रॉपी ऑफ द सिस्टम भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सॉरी ये 13 आएगा, 11.10 यहाँ पर लिखा है, ये 13 हमारा क्वेश्चन होगा इसका लास्ट वाला, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं अगर एक्सरसाइज को गौर करें तो वहाँ पर
14, 15 और 16 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए होंगे। तो ये 13 वाला डिस्कस करने वाला हमारा लास्ट इसका क्वेश्चन है। 6 बार ये बोर्ड्स के डिफरेंट पेपर में पूछा जा चुका है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन एनोट्रॉपी। ऐसे नेचुरल प्रोसेस बताने हैं जिनमें एनोट्रॉपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मोस्टली नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं उनकी एनोट्रॉपी इंक्रीज करती है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर लिखा भी है, मोस्टली इन नेचुरल प्रोसेस द एनोट्रॉपी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसका फार्मूला पढ़ा था, डेल एस इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी। ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कहता है देयर आर मैनी एग्जांपल इन विच एनोट्रॉपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। एक दो मैंने यहाँ पे लिखी है, एक दो अब आप लोगों ने खुद भी तलाश करनी है। मेल्टिंग ऑफ आइस, द ब्रेक्स ऑफ योर कार गेट वार्म एज यू कम टू स्टॉप। ये दो इसकी एग्जांपल थी। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन भी और ये आज के क्वेश्चन भी साथ मैंने लिखे हुए हैं। अगर हम देखें तो यही क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रूर करें और इनको एक बार लिख के भी देखें। इससे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करूँगा वीडियो में, जो चैप्टर 11 से ही, चैप्टर के अंदर से, जिन्हें हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।